नमस्कार मित्रों, मैं आशीष साहब पुनः एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखे के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे सिंह लग्न में धन योग के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी जिस भाग एक में, जहाँ पर हमने लग्न और लग्न में कुछ जो ग्रहों की शुभ अशुभ योगों के और फल निष्फल और सफल योगों के बारे में बात की थी। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिंह लग्न में ही कुछ विशेष धन योग के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं सिंह लग्न में धन योग में क्या कौन कौन से विशेष धन योग होते हैं। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है सिंह लग्न में बुध जो है धन भाव का स्वामी बनता है, धनेश बनता है और यहाँ पर लाभेश भी होता है मित्रों। तो सर्वप्रथम तो हम बुध की स्थिति को देख लेंगे कि अगर बुध अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, यानी कन्या राशि में या मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो उच्च का है कन्या राशि में और स्वराशि में मिथुन राशि का है, तो यह योग ही सब अपने आप में परिपूर्ण है इस बात को साबित करने का कि व्यक्ति धनवान होगा। इसके पश्चात हम देखेंगे मित्रों कि बुध का जो है मंगल से क्या राशि परिवर्तन है। बुध का धनेश का नवमेश भाग्यस्थानी मंगल से अगर राशि परिवर्तन है या दृष्टि संबंध है यहाँ पर, तो वह व्यक्ति भी भाग्यशाली कहलाएगा धन के मामले में। इसके पश्चात हम देखेंगे कि बुध का शुक्र दशमेश के साथ युति है द्वितीय भाव में या दशम भाव में, या इन दोनों का राशि परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर भी जो जातक होता है वह अपने स्वकर्म से बहुत धन अर्जित करता है और भाग्यशाली और धनवान होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बुध स्वयं ही यहाँ लाभी है मित्रों। या तो बुध अपनी मिथुन राशि में जाकर के बैठ जाता है स्वग्रही होकर के, तो यह बहुत अच्छे धन और आय का द्योतक बन जाता है, या फिर धन भाव में बैठता है तो वह ऑलरेडी अपनी राशि में उच्च कहलाता है, जिससे एक भद्र योग के नाम की सृष्टि होती है। और क्योंकि धनेश है ही है और अपने अगर उच्च बलाबल में बैठा है तो जातक अपने पूरे जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में धन संचय करता है। तो यह एक समान है। इसके आगे हम अगर बात करेंगे कि सिंह लग्न में बुध की, यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ इस लग्न में मंगल जो है यहाँ पर वृश्चिक लग्न में अगर बैठता है मित्रों, इसका मेष लग्न में या मंगल अष्टमेश सुखेश और नवमेश बनता है, तो यह अपनी राशि में स्वराशि मेष में या वृश्चिक राशि में उच्च राशि में बैठता है, स्वराशि में बैठता है, तो यह अत्यंत ही शुभ फलकारी माना गया है। जहाँ पर जातक जो है हम ये कह सकते हैं, जातक जो है अपने जन्मजात कह सकते हैं और स्वकर्म से भी कह सकते हैं। ये तो मंगल की दशा महादशा पर डिपेंड करता है, तो कब आती उसके जीवन काल में तो पर्याप्त मात्रा में संचय करता है, संपत्तिवान होता है, गाड़ी वाहन इत्यादि उसके पास सब कुछ सारे धन वैभव का सामान और रहता है। तो यह एक रोचक योग सृष्टि करता है अगर मंगल से, तो यह बहुत अच्छा शुभ फलकारी है। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर गुरु पंचमेश है और मंगल यहाँ पर नवमेश है। अगर इनमें राशि परिवर्तन योग होता है, गुरु जो है मंगल की राशि में जाते हैं, मंगल गुरु की राशि में आते हैं, तो यह भी एक अत्यंत शुभ फलकारी माना गया है, जो कि एक राजयोग की सृष्टि करता है। तो जातक जो है एक राजा तुल्य जो है अपने जीवन काल में वैभव को भोगता है, ऐश्वर्य को भोगता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धन के बारे में, तो यहाँ पर गुरु और मंगल का जो संबंध बनता है चतुर्थेश का नवमेश के साथ, अगर चतुर्थ या पंचम भाव में बैठते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छे धन योग की सृष्टि करता है। जहाँ पर जातक अपनी विद्वता के दम पर, अपने ज्ञान के बल पर काफ़ी धनार्जन करता है और अपने क्षेत्र अपने शहर में जो है नामी गुरामी व्यक्तियों में अग्रण्य रूप से गिना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृत्यु की कन्या राशि में अगर राहु, शुक्र, मंगल और शनि, ये चार ग्रहों की यदि यहाँ पर होती है, तो हम ये कहेंगे कि जातक निश्चित तौर पर एक अरबपति आदमी होगा, मल्टी मिलियनियर होगा। ये योग की हमने पहले भी कई लग्नों में चर्चा की है कि कन्या राशि में अगर ये चार ग्रह स्थित होते हैं और योगकारी होते हैं, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति अपने जीवन काल में धन वैभव को अतुलनीय धन वैभव कमाता है, जोड़ता है, उसको भोगता है। इसके बाद बात करेंगे कन्या लग्न में सूर्य की बात करेंगे, तो सूर्य अगर सिंह राशि में अपने बैठा हुआ स्वराशि का है, गुरु अपने पंचम भाव में स्वराशि बैठा हुआ और मंगल अगर उच्च का अपने भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक भी एक राजकीय योगकारी जातक ही होता है। वह अपने जीवन काल में बड़े स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीता है। उसके बाद धन वैभव पुत्र धन संपदा सब चीज़ की पर्याप्त प्रचुर मात्रा होती है। जीवन का हर पक्ष उसका अच्छा होता है, भाग्यशाली भी होता है और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध का, अगर यहाँ पर
बात करें शुक्र अगर तृतीय जो है लाभ स्थान में आता है और लाभीय अगर तृतीय स्थान में आता है तो वह जातक जो है अपने भाई बंधुओं से, मित्रों से उसको धनार्जन होता है, धन लाभ होता है। हम यहाँ पर बात करें मित्रों का चौथा, बुध का संबंध मंगल के साथ धन स्थान में या चतुर्थ स्थान में होता है, तो उसकी हम ये बात करेंगे कि जातक को जो है अपनी माता की तरफ से धन की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करेंगे, बुध यहाँ धन अगर गुरु पंचमी के साथ बैठा हुआ है या तो वो लग्न में बैठा हुआ है या धन भाव में पंचम भाव में युति करके बैठता है, तो जातक का जो है भाग बुध है उसके संतान के बाद होता है। और जातक को जो है, और यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी धन भाव में या पंचम भाव में हो जाती है तो हम यह पाएंगे कि जातक जो है उसका भाग बुध है उसके पुत्र संतति होने के पश्चात होता है और उसके पश्चात फिर वह अपने जीवन में अतुलनीय धन संपदा जो होता है और कमाता है। किंतु अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बुध धनेश का षष्ठ शनि के साथ संबंध बनाता है, या शनि के साथ बैठ कर तो धन भाव में बैठता है, षष्ठ भाव में बैठता है और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाती है या भाग्य से मंगल की दृष्टि हो जाती है कहीं पर से, तो वह जातक जो है अपने शत्रुओं से धन लाभ होता है, उसे कोर्ट कचहरी मुकदमों में पैसा कमाता है, उसे मान लीजिए किसी प्रकार क्लेम का पैसा हो गया, ऐसे धन के लिए हुआ उसको बैंक से लोन जो है फाइनेंस बहुत ईजी उपलब्ध हो जाता है, तो यह युति उसको ऐसा फायदा कराती है। इसके बाद अगर हम बात करें बुध का 7वें स्थान में शनि से अगर राशि परिवर्तन योग होता है, ये युति संबंध बनाता है सप्तम शनि के साथ, तो जातक को जो है व्यापार व्यवसाय में बहुत तरक्की करता है, बहुत उन्नति करता है, वहाँ से धनार्जन करता है और उसको ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर हम बुध सफेद का अष्टमेश गुरु के साथ अगर संबंध बनाते हैं, तो अगर गुरु के साथ हुआ धन भाव में बैठा है, दृष्टि संबंध है और लग्नेश जो है सिंह लग्न में बैठा हुआ है, तो जातक को जो है गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर बुध का और गुरु के साथ संबंध बनता है और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो जाती है, तो जातक जो होता है अनैतिक कार्यों से पैसा कमाता है मित्रों। इसका जो है बुध का धनेश के गुरु के साथ संबंध बनता है और लाभेश चूँकि यहाँ पर बुध ही है, तो इन तीन ग्रहों का किसी प्रकार की युति संबंध बनती है, तो वहाँ पर जातक अनैतिक कार्यों से सट्टा हो गया, ताश हो गया, स्मगलिंग हो गया, तो अनैतिक कार्यों से धन लाभ अर्जित करता है। इसके बाद हम करें बुध का अगर यहाँ मंगल के साथ संयोग हम बता चुके हैं कि संयोग होता है, तो वहाँ भी जातक भाग्यशाली धन के मामले माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों धनहीन योग के बारे में। अब यहाँ पर धनहीन योग क्या होगा मित्रों कि अगर बुध जो है धनेश यहाँ पर त्रिक भाव में चला जाता है, छठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है और उस पर पाप कर दष्ट हो जाता है, पाप व्यक्तियुत हो जाता है, तो वह जातक जो है अपने जीवन काल में जो है कितना भी धन संचय कर ले, उसका धन जो है स्थायी रूप से उसके पास उठता नहीं है। वो इसी प्रकार से हो जाता है जैसे कि मटके में छेद को आप कितना भी पानी डालने में उसमें रुपये लेने में धीरे धीरे निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, तो दरिद्र लोग सृष्टि होती है। इसी के साथ हम बात करें कि बुध धनेश जो होता है नीच राशिगत होता है, तो अगर बुध अपने नीच राशिगत हो गया है, पाप दृष्ट हो गया है, पाप युक्त हो गया है तो इस भाव में, तो वह जातक भी अपने पूरे जीवन काल में धन संचय नहीं कर पाता और एक दरिद्र की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल का, अगर मंगल जो है अपने तृतीय स्थान में मतलब चला जाता है, 6, 8 और 12वें स्थान में चला जाता है और वो भी पाप या पाप युक्त हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए या पाप ग्रहों से उसके मतलब दृष्टि संबंध बन जाए, तो वह भी भाग्यशाली धन के मामले में भाग्यशाली नहीं होता, भाग्यहीन माना जाता है। वो कितना भी कर्म कर ले, भाग उसका साथ कभी नहीं देता। इसी मामले में अगर शुक्र की हम बात करें तो शुक्र चूँकि दशम स्थान कर्म स्थान का स्वामी है, तो कर्म से ही व्यक्ति जो होता है धन का उपार्जन कर पाता है। अगर शुक्र के संबंध के कहीं 6, 8वें और 12वें भाव से हो जाए और उन ग्रहों में शुक्र जो है पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, पाप ग्रहों से दस्त हो जाए, तो यहाँ पर भी एक ऐसे योग की सृष्टि होती है जहाँ पर जो व्यक्ति कितना भी कार्य कर ले, जीवन कितनी मेहनत कर ले, उसको यथासंभव उसको प्रतिफल उसका नहीं मिलता मित्रों। और यहाँ पर आप आगे बात करें बुध की, बुध यहाँ पर लाभेश भी बनता है तो, और लाभ स्थान के स्वामी भी अगर तृतीय स्थान में चला जाता है तो यह एक आपका लाभ भंग योग की सृष्टि करता है, वहाँ पाप युक्त हो जाए, दृष्ट हो जाए, तो यह व्यक्ति जो होता है ये कितना भी कार्य कर ले उसको प्रतिफल जो यथासंभव जो लाभ वो चाहता है किसी कार्य करने के प्रति, वो लाभ की उसको प्राप्ति नहीं होती है और वो अब जीवन में खिन्नता और धनहानि का योग बनता है और उसको महसूस करता है जीवन में। तो ये तो हो गया मित्रों आपका
धन के संबंध में। अब यहाँ पर हम यहाँ गुरु का भी संबंध पंचमेश का अगर चंद्रमा के साथ केंद्र या त्रिकोण संबंध में, धनेश भाव में और लाभेश भाव में संबंध बनता है, तो यह जो है एक प्रबल गज केसरी योग की सृष्टि करता है। ऐसा जातक भी जो है धन धान संपन्न होता है मित्रों। यहाँ पर एक योग आपने योग सुना होगा जिसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। सूर्य मंगल यानी द्वितीय और लग्नेश अगर द्वितीय भाव में या आपका लग्न स्थान में या 11वें स्थान में एक साथ अगर बैठे हो, तो इससे भी एक प्रबल बुद्धादित्य योग की सृष्टि होती है। जातक जो होता है गरीब घर में पैदा होने के साथ साथ ही अपने जीवन काल में अपने भुजबल से जो है अपने कार्य व्यवसाय करके अपने भुजबल से अकूत संपदा का संचय करता है, जोड़ता है और जीवन धनार्जन करता है। ये ऐसे बुद्धादि योग सृष्टि होती है। तो मित्रों ये तो योग हो गया सामान्य योग धन को लेकर के और धनहीन योग को लेकर के। तो अब यहाँ पर जो है इस टूट के लिए तो इतना ही। और योग तो बहुत सारे होते हैं मित्रों, और योगों का जो होता है मेन प्रदर्शन क्या होता है कि ग्रहों के बल से भी फर्क पड़ता है। कई लोग क्या होता है कि हम अक्सर आप जब किसी जोशी को कुंडली दिखाने जाएंगे तो वहाँ पर कई मरतबा ऐसा होता है कि जोशी तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे योगों के बारे में बताते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये ऐसे योग है, बुद्धादि योग है, गजकेसरी योग है या राजयोग है, लेकिन यथार्थ में आप जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा तो कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उसका सीधा संबंध ऐसा होता है मित्रों कि हर लग्न में हर योग जो है ना फलित नहीं होता, यानी उसका शुभ फल नहीं मिलता। हर लग्न में कोई योग जो होता है किसी लग्न में विशेष रूप से घटित होता है। उसका कारण क्या होता है कि जो योग बना रहे हैं वह उस लग्न के लिए योगकारी होना चाहिए। मतलब कि वह ग्रह जो होते हैं वो केंद्र, त्रिकोण या धन या लाभ स्थान के स्वामी होना चाहिए पहली बार। और उनकी युति जो होती है मित्रों केंद्र, त्रिकोण या लग्न स्थान या लाभ स्थान में उनकी युति होनी चाहिए। प्लस वह अपने स्वग्रही होने चाहिए, वह उच्च के होने चाहिए। प्लस उनका जो है अवस्था जो होती है वो कुमार अवस्था या युवा अवस्था में होने चाहिए, ताकि वह अपने फल को पूर्ण रूप से आपको दे सके। दूसरी बात, उनकी जो दशा अंतरदशा जो होती चाहे उनके जीवन काल में उस व्यक्ति की फंसनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी आपको उस ग्रह के फल का भोग हो पाएगा। तो यह एक समान बात रही। तो आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इतने अच्छे वीडियो देखने को मिले। और मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली से धन के बारे में, अपने संतान के, वाहन के, मकान के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने लाभ के बारे में, अपनी विदेशी यात्राओं के बारे में कुछ भी जानना हो, अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो आप मुझसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं यथासंभव आपकी सहायता या मदद करूँगा अपने ज्ञान, अपने अनुभव के हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।